हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस सागर। ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए। जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं उन पे आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, आपके फीडबैक देख करके मैं काफ़ी मोटिवेटेड होता हूं और बेहतर करने के लिए। अब तक हमने CPO-SI और CPO-SI 2020 और CGL SSC CGL 2019 के मेंस के लिए लगभग 8 वीडियोस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। ये 9वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैंने CPO-SI 2018 मेंस के कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है, इनका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो समय को वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंसर करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स पे है। मूवी मेकर्स जनरली ब्लैंक हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू राइट देयर स्टोरीज। अब देखिए है क्या, मूवी मेकर्स जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जनरली मूवी मेकर्स जनरली मतलब वो सामान्यतया कुछ करते हैं। क्या करते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर कुछ करते हैं टू राइट देयर स्टोरीज। मतलब अपने स्टोरीज को लिखने के लिए जो मूवी मेकर्स होते हैं, जो मूवी बनाने वाले होते हैं, वो कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं? मूवी मेकर्स जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब क्या है? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, 1 की बात करें, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर। क्या ये मीनिंग निकल रही है? मूवी मेकर्स यानी मूवी बनाने वाले लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको क्लियर करते हैं ताकि वो स्टोरी लिख सकें। या करेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। करेक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ पहले से खराब हो उसमें सुधार लेकर के आना। तो क्या मूवी मेकर्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कुछ सुधार करते हैं ताकि वो मूवीज बना सकें? ऑप्शन नंबर 3 जो अकाउंट है, जनरली इसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं, वर्ब भी है। तो अकाउंट का मतलब तो कोई खाता हो गया आपका, तो वो मीनिंग तो यहाँ पे है नहीं। अडेप्ट वर्ब को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। देखिए अगर आपने बोला इफ यू अडेप्ट अ बुक और प्ले, अगर आप किसी नाटक या किसी बुक को अडेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि आप कोई मूवी या फिर कोई टेलीविजन प्रोग्राम बना सकें। तो यानी कि सही मीनिंग यही दे रहा है। मूवी मेकर्स जनरली अडेप्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अडेप्ट करते हैं ताकि वो कुछ स्टोरीज बना सकें। यानी देखिए चारों की मीनिंग अगर आपको पता रहेंगी तो आप कर पाएंगे। हालांकि आपने गेस भी किया होगा ऑप्शन नंबर 4 ही, लेकिन चारों को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आगे अगर कभी कोई क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आए, कोई कॉन्टेक्स्ट दूसरा हो, तो चारों मीनिंग पता रहे तो आप कर पाएं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने बहुत खास लिखा नहीं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एरर डिटेक्शन पे बेस्ड है। इसको पता करिए कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में इसमें एरर है। देखिए इसमें है क्या, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। आइए मैं आपको समझाता हूं। ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिव वर्ड्स हों जैसे नेवर, हार्डली, यहां पे मैं लिखता हूं स्कार्सली, सेल्डम। ठीक है, सेल्डम। जब इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उस समय अगर सेंटेंस हमारा आपका मान लेते हैं इनडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट का इनडेफिनिट है या पास्ट का इनडेफिनिट है, तो इनके कुछ पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न ये है कि इनको हम डू फॉर्म के साथ यूज नहीं करते। हम डायरेक्ट इनको यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे आपका बनाइए, एग्जाम्पल की बात करें, माई फादर डिड नेवर हैव। देखिए नेवर आया है ये वाला वर्ड, अब इसके साथ देखिए डू की एक फॉर्म डिड यूज किया गया है, तब इसके बाद जो है आगे जा करके मेन वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो जनरली हम इसे यूज नहीं करते। तो क्या नहीं करते, डिड नेवर हैव की जगह जो यहां लिखा हुआ है डिड नेवर, दिख रहा है आपको जी, डिड नेवर हैव की जगह पे आप ये डिड मत यूज करिए, डायरेक्ट हैव की फॉर्म यूज कर लीजिए, सेकेंड फॉर्म पास्ट की हैड, और इसको हटा दीजिए। यानी इसे ऐसे बनाइए, माई फादर नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। यानी कि किस पार्ट में एरर है? एरर है इसके पार्ट 4 में जहां लिखा है डिड नेवर हैव। डिड नेवर हैव की जगह लिखिए माय फादर नेवर हैड। ठीक है, आपके मन में एक डाउट होगा कि अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया गया होता, आई नेवर डिड दैट वर्क। ठीक है, तब क्या? अभी तो मैंने बोला कि डू की फॉर्म हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, तो क्या ये भी गलत है? जी ये गलत नहीं है। जब मेन वर्ब की तरह से आप इसे यूज करेंगे, आप सभी लोगों को एक बात तो पता होगी कि जो डू है या डज है या डिड है,
इनको हम मेन वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं। जब ये मेन वर्ब की तरह से ट्रीट करेंगे तब तो खुद ही सेकंड फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे हैव सेकंड फॉर्म लिखा था, मेन वर्ब तो यहाँ का ये था ना, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट नहीं हुआ था डिड। तो डिड को या डू के किसी भी फॉर्म को हम नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम के साथ इस पैटर्न पे यूज ना करके डायरेक्ट हम सेकंड फॉर्म ही यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो खुद ही मेन वर्ब आ जाए, जैसे कि आई नेवर डू, मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, आई नेवर डू दिस वर्क, दिख रहा है कि छिप गया, दिख रहा है, आई नेवर डू। अभी यहां पे जो डू है ये मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब अगर आ जाए तो दोबारा डू की फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे इन वर्ड्स के साथ। तो यानी कि इसमें किस पार्ट में एरर रहा, पार्ट नंबर 4 में। चलिए अगले एग्जांपल पे आते हैं, जल्दी से हम इसे सॉल्व करिए जरा, इसमें बताइए क्या करना है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस का सेट है ये, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस सीपीओ एसआई 2018 मेंस के पूछे हुए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को ही उठाया है जिनमें कुछ आपको जानने की जरूरत है, बाकी उन कॉन्सेप्ट को मैंने नहीं उठाया इसमें, जो पहले के वीडियोज में डिस्कस हो रखे हैं, तो उनको तो आप देख ही लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। अगला है द प्लेजेंट ब्लैंक ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। देखिए, फील नॉस्टैल्जिक का मतलब ये हो गया कि किसी पास्ट की बात को याद करना, ठीक है, कोई पास्ट की बात हो गई, बचपन की यादें हो गई, वही हो गया कि आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त मुझे पास्ट की कुछ बातें याद आ गई और मैं भावुक हो गया। देखिए इसमें है क्या, ऑफ द रेन एज इट फेल, अब ये जो इट किसके लिए लगा है, रेन के लिखा है। जैसे ही बारिश होती है, डस्ट पे गिरती है, तो मुझे अपनी पुरानी बातें, बचपन की यादें याद आ जाती हैं। अब इसमें दिखाना है कि प्लेजेंट क्या, इंसेंस, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है इंसेंस। तो सबसे पहले इन चारों की मीनिंग जाननी पड़ेगी। देखिए जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड एक अच्छी खुशबू से रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे के सारे ये। तो अब लेकिन हमें सही वर्ड पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा लगाना है। तो इंसेंस जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अगरबत्ती, अगरबत्ती जो जनरली किसी रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता है, अगरबत्ती हम जलाते हैं ना एक अच्छी सुगंध के लिए, तो इंसेंस। तो इंसेंस का मतलब हो गया अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस, एक प्रकार का सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन रिलीजियस, जनरली इन रिलीजियस सेरेमनीज, ताकि एक अच्छी सुगंध आए। तो एक पदार्थ की बात तो हो नहीं रही वहां पे कि जो बारिश है वो एक तरह का बहुत ही प्लेजेंट पदार्थ है। बाम क्या हो गया, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्सटेंस और ऑयल, जिसे हम तब यूज करते हैं, बाम को तब हम यूज करते हैं जब कहीं बॉडी के किसी पार्ट से किसी पेन को हटाना हो, झंडू बाम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। परफ्यूम क्या है, परफ्यूम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक तरह का लिक्विड होता है जिसे अपने बॉडी पे स्प्रे करते हैं ताकि एक अच्छी सुगंध आए। तो रेन से रिलेटेड ये तीनों वर्डों ने एरोमा का मतलब सिर्फ सुगंध होता है, स्पेशली प्लेजेंट वन। तो अब प्लेजेंट भी लगा हुआ है, तो सही वर्ड क्या बनेगा, द प्लेजेंट एरोमा ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। तो सही वर्ड है ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे आइए, कालिदास। देखिए कालिदास की स्पेलिंग में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, कालिदास में जो बाद में है उसको हटा दीजिए, उसको कालिदास ऐसे हटा दीजिए और बेहतर हो जाए। वॉज अ ग्रेटर, देखिए अंडर लाइन भी खींचा हुआ है, वो वॉज अ ग्रेटर क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें है क्या, अगर ग्रेटर हमने यूज किया है यहाँ पर, तो वो जो ग्रेटर है उस ग्रेटर का कंपैरेटिव डिग्री में होने की वजह से अब हम करेंगे क्या कि आगे दैन देखना पड़ेगा, दैन तो है नहीं, तो दिया हुआ क्वेश्चन गलत है। अब क्या दिया है, वॉज द ग्रेटर क्लासिक। अब हमें पता है कि फिर जब ग्रेटर दिए हुए क्वेश्चन में नहीं हो सकता, तो जो ब्लैंक है वहां भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। 4 की बात करें तो वॉज अ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, एंड विद द सुपरलेटिव डिग्री वी आर नॉट गोइंग टू यूज आर्टिकल अ और एंड, वी यूज आर्टिकल द इंस्टीड। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो सही क्या होगा, वॉज अ ग्रेट क्लासिकल संस्कृत पोएट। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए ही हैं पिछले 8 सेट्स में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें जल्दी से जरा आप। द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर एंड फॉलिंग ऑन टू द स्टोव। अब मैं इसे समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, बोलेगा एग्जाम्पल गलत है कि नहीं, यहां थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। पहला एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी and playing in the park। एक एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि गलत है या सही, ठीक है, फिर हम इस पे घूम करके आएंगे। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं पहले मैं आपके सामने। दूसरा,
योर एक्ट हैज, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एंड विल हर्ट मी इन फ्यूचर। मान लेते हैं दो एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में से आपको चूज करना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है और क्यों। लाइव क्लास तो है नहीं है, मैं ही समझाता हूं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए मैं बता दूं आपको सबसे पहले, इस एग्जाम्पल में गलत यहां पे है, वी हैव गॉट द एरर हियर, यहां पे हमें एम लगाना पड़ेगा। और इस एग्जाम्पल में इस हैव के बाद हमें हर्ट लगाना पड़ेगा। अब बात ये आई कि ऐसा क्यों किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बेस्ड है, देख लीजिए उसे। देखिए है क्या, मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, यहां से लिखते हैं आई एम स्मार्ट। पहला एग्जांपल, पहला रोमन 1 एंड द रोमन 2 इज आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब इन दोनों एग्जाम्पल को हमें समझना है कि इनमें क्या सीन है। देखिए मैं बता दूं, आई जो है सब्जेक्ट है, सबको पता है। स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एक एडजेक्टिव है तो ये एम क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, इसका नाम हो गया लिंकिंग वर्ब। बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल आई इज द सेकेंड, वही ये सब्जेक्ट। व्हाट अबाउट प्लेइंग, इट इज द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां वाला एम लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। आइए जरा एक बात समझिए पहले आप, इज एम आर वॉज वर्ब, ये किसी सेंटेंस में, ये जो बी के फॉर्म्स हैं, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो इन्हें कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि किसी न किसी मेन वर्ब की हेल्प करेगा, तभी तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स हैं तो मेन वर्ब चाहिए, लिंक करेगा सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पर जो ये स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं होता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जैसा सिचुएशन हो, यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही इनके चेहरे सेम हो, दोनों में एम ही लिखा है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग यहाँ दे रहा हूँ, तो आपके लिए टीचर हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा मैं हर एक जगह टीचर ही हूँ। हो सकता है मैं कहीं पे जाऊं तो किसी का फ्रेंड हूं, हो सकता है कि मैं कहीं पे जाऊं तो किसी के लिए एनिमी हूं, हो सकता है किसी के लिए कॉम्पिटिटर हूं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा, कुछ भी हो सकता हूं। तो एक ही पर्सन जगह के चेंज होने पे अपने फंक्शंस को चेंज करता है, उसके रोल अलग होते हैं, राइट। आप मुझसे मिलते हैं तो आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी आपको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब मैं अपने किसी बड़े से मिलता हूं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। यानी कि जो रिस्पेक्ट आप मुझे देते हैं, ये रिस्पेक्ट मेरे लिए किसी और के लिए, मेरे टीचर्स के लिए होगा। तो अलग अलग, मैं आपके लिए टीचर हूं, लेकिन किसी के लिए मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो फंक्शन के चेंज होने, मतलब जगह के चेंज होने पर उसी पर्सन का फंक्शन चेंज हो रहा है। उसी तरीके से वर्ड जैसे हमने यूज किया है, तो जगह के चेंज होने पर, सिचुएशन के आधार पर इनके फंक्शंस भी चेंज होंगे, तो हमें पहचानना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो यहां पर देखेंगे कि ये जो हैप्पी लिखा हुआ है, ये हैप्पी है क्या, ये एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एक एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ पे इसे लिंकिंग वर्ब होना पड़ेगा। यानी कि ये वाला काम तो हो गया, आई एम हैप्पी, ये एंड कंजंक्शन ने इसे जोड़ा, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है और यहाँ पे आपने इस एम को नहीं लगाया, तो माना ये जाएगा कि ये लिंकिंग वर्ब हैप्पी के साथ आया है, लेकिन यही लिंकिंग वर्ब इसके साथ आया। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर दिक्कत क्या है, ये ठीक है, इसके लिए लिंकिंग वर्ब मान लेंगे और इसके लिए क्या मान लेंगे, इसे हम हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसके साथ आने की वजह से इसका नाम हो गया अब लिंकिंग वर्ब। और अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो एक बात तो क्लियर होगी ना कि इसके लिए हमें कोई दूसरा वर्ड चाहिए, तो भले ही चेहरा सेम है, हमको इसे अलग से लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो एम लिखा हुआ है, ये एम हो गया हेल्पिंग वर्ब और वो वाला एम हो गया लिंकिंग वर्ब। ये बात तो क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है क्या, अभी योर एक्ट जो है, ये योर एक्ट, तुम्हारा जो एक्ट है, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुमने जो किया है, पूरा सब्जेक्ट हो गया हैज, ये हो गया उसके लिए हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे विल, दो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए। अब देखिए है क्या, हर्ट वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हर्ट का फर्स्ट फॉर्म भी यही है,
द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हर्ट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हर्ट, यानी तीनों में क्या है, ये इसके फॉर्म सेम है। ठीक, तो अब आपके सामने दिक्कत ये आ गई कि ये हैज के साथ अगर हर्ट आपने नहीं लगाया तो फिर माना यहां पर ये जाएगा कि ये जो आपने यूज किया है हर्ट, यही हर्ट इस वाले के लिए भी यूज हो गया और यही हर्ट इसके लिए भी। विल एक मॉडल है एंड आफ्टर एनी मॉडल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज एनी वर्ब, द वर्ब इज रिटन इन इट्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या है कि अब ये हर्ट माना जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पे जो हर्ट है वो ये वाला हर्ट है। लेकिन ये जो हैज हमने लिखा हुआ है, एंड एज वी ऑल नो आफ्टर हैव, हैज, हैड, if any verb comes that must be written in the third form of the verb, उसका जो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब जब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया तो वन मोर थिंग इज क्लियर कि अब इसके साथ वो नहीं आ सकता, यानी इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म मिसिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया, तो यानी कि ये वाला जो हर्ट है वो ये वाला हर्ट है। क्लियर, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स आपने यूज किया है अलग अलग कैटेगरी के, तो उनके साथ उनके अलग अलग फॉर्म्स यूज करिए। अगर आपने लिंकिंग वर्ब यूज किया और आगे कहीं हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो भले सेम वर्ड है, चेहरे सेम है, लेकिन उनको लगाना पड़ेगा क्योंकि जगह के चेंज होने पे उनके फंक्शंस भी चेंज होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, देख लीजिए, शायद यही था, नहीं ये तो हो गया था, ये क्वेश्चन था हमारा। द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर, देखिए यहां भी एंड है, एंड द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर, तो बॉयल तो हो गया, यानी कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉयल आ गया। लेकिन जैसे यहाँ पे फॉलिंग लिखा हुआ है, ये फॉलिंग का मतलब क्या हो गया, ये क्या कह सकते हैं आपका कि जो हैज लिखा हुआ, इस हैज के साथ तो आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि वो जो आईएनजी फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है उसी आईएनजी को हटा करके थर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। तो फॉलिंग की जगह पे ऐसे बना दिया, द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर एंड फॉलन ऑन टू द स्टोव। फॉलन ऑन टू द स्टोव हो गया ना, कि उस पर गिर चुका है, उबल चुका है और कहाँ, स्टोव के ऊपर गिर चुका है। तो फॉलन होना चाहिए, तो फॉलन कहाँ पे है, थर्ड फॉर्म, फॉलन ऑन टू द स्टोव, ऑप्शन नंबर 2, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा ट्राई करिए आप, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। चलिए, आंसर तो पता होगा, हार्ड एंड हार्डली के डिफरेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए जरा समझ लेते हैं इसे भी, पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़ लिया जाए। देखिए इसमें है क्या, हैज बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग, बाकी सारी चीजें तो क्लियर हैं, जो मेन पॉइंट है मैं वही समझाता हूं। देखिए हार्ड की अगर बात की जाए, हार्ड, तो ये हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडजेक्टिव के केस में इसका मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। जैसे द बैट मतलब बल्ला इज हार्ड, अभी यहां पे ये इज लिंकिंग वर्ब है, इसलिए हार्ड क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं हार्ड के को एडवर्ब की तरह से देखूं, हार्ड हमारा एडवर्ब भी होता है। अगर एडवर्ब की तरह से मैं इसे देखूं तो इसकी दो मीनिंग होगी। एक तो ये हो जाएगा आपका फुल एफर्ट, मतलब पूरा परिश्रम करना, जितना ताकत लगा सकते हैं, और दूसरा होता है आपका हैविली, हैविली दोनों होता है। जैसे कि बारिश अगर हो रही है, इट रेन्ड हैविली, या फिर बोले इट रेन्ड हैविली और इट रेन्ड हार्ड, दोनों सही है। और एक दूसरा एडवर्ब होता है हार्डली। हम में से ज़्यादातर लोगों की ये भूल होती है कि हार्ड एडजेक्टिव है और इसमें ly लगा देने से ये एडवर्ब बनता है और वो एडवर्ब ये वाली मीनिंग कन्वे करता है। तो ऐसा नहीं है, हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड ही एडवर्ब भी है। हार्डली एक अलग एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉट का सेंस देता है। तो बस सारी मीनिंग्स आपके सामने हैं। चूंकि बारिश की बात हो रही है यहाँ पर, इट हैज़ बिन रेनिंग वेरी, रेन हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि एडवर्ब हमें चाहिए, वहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। अब हमें देखना है कि एडवर्ब में ये तो होगा नहीं, क्योंकि भारी वर्षा हो रही है, हमें ये बताना है। तो इसमें ये वाली मीनिंग नहीं है हार्ड की, ये वाली मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्डली का जगह, हार्डली जो है गलत है, वहां पे हमें क्या चाहिए, वेरी हार्ड। इट हैज बीन रेनिंग वेरी हार्ड किसमें है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा बताइए गलत है कि सही है। आसान होगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को खोपड़ी में तो ये बात भी नहीं जा रही होगी। ये सारे 2018 CPO-SI मेंस के क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लीजिए आप, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, अलग अलग चूज किया हुआ है इसमें। देखिए वन शुड बी केयरफुल, अगर प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा वन फैमिली,
ये वन एक प्रोनाउन होता है जिसका मतलब होता है यू या फिर कोई भी। अब इसके कुछ केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस में इसे हम कहेंगे वन, पॉजेसिव केस में हम इसे कहेंगे, इसका खुद ही होता है वंस, और एक केस इसका और बन जाता है आपका सेल्फ प्रोनाउन वाला, और वहां पे क्या हो जाएगा वन सेल्फ। यानी कि अगर वन को किसी सेंटेंस में आपने प्रोनाउन की तरह से यूज किया तो आगे सभी जगह क्या होने चाहिए वंस या वन सेल्फ ही होने चाहिए। ही, शी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स, माईसेल्व्स, दे, वी, अस कुछ नहीं आना चाहिए। जो आएगा यही आएगा। इनकी अलग फैमिली है, इनडेफिनिट प्रोनाउन का पार्ट है। अब देखिए वन शुड बी केयरफुल टू री रीड, मतलब कि आपको केयरफुल होना चाहिए री रीड, उसे पढ़ते समय किसको पढ़ने में, व्हाट दे हैव रिटेन। दे, पहली बात यह है कि दे के साथ जो है हैज नहीं आएगा, वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपने जो लिखा है आपको उसी को जो भी लिखा है उसको दोबारा पढ़ते समय केयरफुल होना चाहिए आपको। तो दे तो होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए वहां पे वन होना चाहिए। वन शुड बी केयरफुल टू री रीड व्हाट वन हैज रिटेन। आपने जो लिखा है उसको पढ़ते समय आपको क्या होना चाहिए केयरफुल होना चाहिए। तो दे हैज रिटन की जगह पे वन हैज रिटन होना चाहिए। सेंटेंस सही। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करिए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी विच डैश द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल। यानी कि बेंगलुरु एक बहुत ही सुंदर शहर है, एक ऐसा शहर जो मॉडर्न चीजों को ट्रेडिशनल चीजों के साथ क्या करती है, तोड़ देती है, उसको ग्रो करती है, उसको मिक्स करती है, मिला करके दिखाती है, या शेयर करती है, बांट देती है, ब्लेंड करती है। देखिए शेयर तो समझ ही रहे हैं आप कि प्लीज शेयर द मैसेज विद मी, प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। इसका क्या मतलब है कि अपने प्रॉब्लम को किसी दूसरे के साथ या अपनी चीजों किसी दूसरे के साथ बांटना। तो शेयर का सेंस यहां पे है नहीं। ग्रोज यहां पे फिट बैठ नहीं रहा, ब्रेक भी फिट नहीं बैठ रहा। अब बचता है ब्लेंड। इफ यू ब्लेंड समथिंग विद समथिंग का मतलब ये हो गया कि ब्लेंड करने का मतलब हो गया मिक्स कर देना, मिलाना, एक साथ लाना। यानी कि बेंगलुरु एक ऐसी सिटी है जो कि पुरानी चीजों को, मतलब कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको नए के साथ मिला करके एक साथ सामने लेकर के आती है। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, ब्लेंड्स होगा। चलिए हम आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसे। पार्टिसिपल की एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाली है, करीब 4-5 महीने पहले, 4-5 नहीं करीब 6-7 महीने पहले डाला है मैंने। उसे आप देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट हो। इसमें जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, द फाइल्स यू वर लुक फॉर, वो सब्जेक्ट है आपका द फाइल्स। द फाइल्स का जो वर्ब है वो है आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। यानी सेंटेंस बस इतना ही है, द फाइल्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। जो फाइल्स हैं वो कहां पर हैं, टेबल पर रखी हुई हैं। ये जो बीच में लिखा है यू वर लुक फॉर, ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसमें अगर दैट लगा दें तो बेहतर हो जाए। द फाइल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो जनरली स्पोकन इंग्लिश में या फिर मॉडर्न इंग्लिश में हम ये जो दैट है इनको हम लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते, जरूरत नहीं पड़ती। नहीं लगाते का मतलब इन्हें लगाते नहीं, इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगा देंगे तो बेहतर होगा। अभी देखिए इसमें है क्या, क्यों नहीं होगी बाद में कोई डिस्कस करेंगे। इसमें है क्या कि द फाइल्स यू वर, अभी यू वर आया तो वर इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब अगर कोई दूसरी आती है तो या तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी या तो वो थर्ड फॉर्म में। अगर आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव माना जाएगा और थर्ड फॉर्म में तो पैसिव माना जाएगा। तो लुकिंग फॉर है, मतलब इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना कि वो फाइल्स जिसे तुम खोज रहे थे वो टेबल पर रखी हुई हैं। तो खोज रहे थे तो यानी कि पैसिव बनाना है हमें, पैसिव नहीं एक्टिव में रखना है, कॉन्टिन्यूटी में। तो ये होना चाहिए द फाइल्स यू वर लुकिंग फॉर। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सर्च समथिंग, किसी चीज को खोजना। तो एरर कहाँ हो गया इसमें, यू वर लुक फॉर की जगह पे होगा यू वर लुकिंग फॉर। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी एट द काउंटर टू गिव हिम अ सीट बिसाइड्स द विंडो। देखिए ये भी पता ही होगा आपको, दो प्रेपोजिशंस हैं, एक है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस हैं। बिसाइड का मतलब क्या होता है आपका नेक्स्ट टू, यानी बगल में। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, मतलब एडिशनल, इसके अलावा। जैसे मैंने बोला
बिसाइड्स म्यूजिक देयर आर मेनी थिंग्स कॉमन बिटवीन अस, मतलब म्यूजिक के अलावा हमारे बीच में और भी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, मतलब म्यूजिक तो है ही और भी चीजें हैं। आई सैट बिसाइड हर लास्ट नाइट, कल रात को मैं उसके बगल में बैठा था। अब क्यों बैठा था ये मत पूछिएगा, तो बिसाइड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू हो जाएगा। अब पता नहीं है इसमें। दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी, दिनेश ने किसी लेडी से रिक्वेस्ट किया एट द काउंटर पे ही, क्या, टू गिव हिम, उसको दे दे, क्या दे दे, अ सीट, एक सीट, बिसाइड्स द विंडो, मतलब खिड़की के बगल वाली सीट उसको दी जाए। तो बगल वाली है, तो जब बगल वाली सीट की बात हो रही है तो फिर वहां पे बिसाइड्स तो होगा नहीं, क्या होना चाहिए, बिसाइड। तो यहां गड़बड़ क्या हो गया, जहां बिसाइड्स लिखा है वो होना चाहिए बिसाइड, तो कहां गया, अ सीट बिसाइड द विंडो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अ सीट बिसाइड। अच्छा, आप सोचेंगे कि दिया हुआ तो तीसरे में भी है, लेकिन वहां एन लगा हुआ है, सीट में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहां पे एन का यूज नहीं होगा, अ का यूज होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अ सीट बिसाइड द विंडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये रहा आपके सामने, देखिए है क्या, द नेशनलिस्ट्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, जो राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट का मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया। कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया, नॉन वायलेंस की पॉलिसी को फॉलो किया। क्या करने के लिए, टू मेक देयर सक्सेसफुल, उनकी कोई चीज थी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो किस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कॉमन सेंस यूज करिए यहां, एनकाउंटर, इफ यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और अ बैड सिचुएशन, तो इसका मतलब है कि आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये सेंस है नहीं। अब बात आती है स्ट्रगल, अपने संघर्ष को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पॉलिटिक्स अपने राजनीति को, स्पीचेज अपने, स्पीचेज का मतलब अपने भाषण को, क्या इसमें फिट बैठ रहा है, तो सही बन रहा है अपने संघर्ष को। तो संघर्ष के लिए कौन सा वर्ड है, स्ट्रगल है, तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, मीनिंग पता रहेगी तो कर ले जाएंगे आप। तो इसका रहेगा सही ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, इन मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। अब देखिए, चेक कर लेते हैं पहले क्या करना है इसमें, नो इंप्रूवमेंट है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ, अगर ऑप्शन नंबर 1 की आप बात करें तो देयर इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ लाइफ आर, कॉस्ट इज सिंगुलर तो आर तो हो नहीं सकता, हटा दीजिए। द कॉस्ट ऑफ लिविंग आर, ऑप्शन नंबर 2, फिर इसमें कॉस्ट के बाद क्या है, आर है, तो गड़बड़ी है। अब बात ये आती है कि इसमें नो इंप्रूवमेंट किया जाए या फिर ऑप्शन नंबर 4 किया जाए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज, कौन सा चूज किया जाए। देखिए वेरी सिंपल सी बात है, जो सही फ्रेज है वो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब समझते हैं आप क्या है, कुछ मतलब इतनी आवश्यकता, अब आपकी कुछ बेसिक आवश्यकताएं होंगी किसी भी शहर में रहने के लिए, रहने के लिए रूम चाहिए होगा, पीने के लिए पानी चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं कि रह लें ऐसे ही भूखे ही आप, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं किसी भी जगह पर, उसी को कहेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो सही सेंस तो देने वाला यही फ्रेज है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, यानी कि जो मेजर सिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मुख्य शहर होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि अपने ज़िंदगी को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के मुताबिक जीने के लिए जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। We reserved tickets for a journey on train। देखिए इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है, जर्नी बाई ट्रेन होगा क्योंकि बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ऑन ट्रेन की जगह पे बाई ट्रेन। तो विच ऑप्शन वी आर गोइंग टू चूज इज ऑप्शन नंबर 1, वी रिजर्व्ड टिकट्स फॉर अ जर्नी बाई ट्रेन। करिए, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन इसे मैं डिस्कस करता हूँ, शायद आपने इसे ना पढ़ा हो, फिर भी आप ट्राई करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप ये बोलते हो कि ऑल दो, नो मैटर की जगह ऑल दो लगाया जाए, ऑल दो ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। तो अगर आप ऑल दो लगा देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए उस ऑल दो की जगह अगर नो मैटर ही मान लीजिए आ गया है तो इसे कैसे सुधारा जाए। देखिए नो मैटर के साथ कुछ WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर हु हो गया, नो मैटर व्हाट हो गया, नो मैटर हाउ हो गया, नो मैटर वेयर हो गया, आगे जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं सारे। जब ये वर्ड्स आते हैं नो मैटर के साथ, इनमें का कोई भी वर्ड, तो इसका मतलब होता है कि तब ये पूरा मिल करके जो भी वर्ड है, मान लीजिए इतना आ गया, हु ही आ गया, तब ये पूरा बनता है कंजंक्शन।
कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन की सिमिलर मीनिंग होती है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, या इसी की मीनिंग होती है आपकी इट डजेंट, ये पूरे फ्रेज का यहां से यहां तक, इट डजेंट, सॉरी, इट डजेंट मैटर, ये सारी चीजें हैं। तो यानी कि अगर आपको एक स्टेटमेंट बोलना है, पहले मैं जरा इसे हटा दूं, यहां से हटा, एक स्टेटमेंट मान लीजिए बोलना है मुझे, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करूंगा और करता ही रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट यू डू। ठीक है। अगर आपको यह बोलना है मैं तुम्ही को फॉलो करूंगा, नो मैटर वेयर यू गो, आप पहले भी लगा के बोल सकते हैं, नो मैटर where you go I'll follow you, no matter where you go I'll follow you। मतलब कहने का ये है, जब नो मैटर आप यूज करेंगे तो एक WH फैमिली या फिर कोई भी एक वर्ड ऐसा यूज करेंगे जिससे कि पता चले, वेयर लगा दिया तो प्लेस हो गया, व्हाट लगा दिया तो क्या मतलब वो डू का जो है ऑब्जेक्ट हो गया, हाउ लगा दिया तो मैनर हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है हमारे सामने, यही था क्या, हाँ, यहां पे ये दिया हुआ है नो मैटर। अब जो नो मैटर आया तो उसके साथ इनमें से ये एक वर्ड गायब है, यानी कि कोई ना कोई एक वर्ड वहां लगाना पड़ेगा, या WH फैमिली का कोई भी वर्ड अपने सेंस के हिसाब से। अब यहां पे गड़बड़ ये हो गया कि नो मैटर ही ट्राइज हार्ड, अब ट्राई को डिस्क्राइब करने के लिए हार्ड आएगा, कितनी भी प्रैक्टिस हो क्यों ना करे, कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करे हो, यानी कि हमें यहाँ पे हाउ चाहिए, तो लगाइए नो मैटर हाउ। अब हाउ लगाया तो एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करेगा, तो वो क्या हो गया आपका, हार्ड को पहले कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट प्ले द गिटार, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो प्ले नहीं कर पाएगा, क्या चीज, गिटार। या तो आप इसको ऐसे बनाए, नो मैटर से ही बनाना चाहें तो या तो आप ऐसे बना दें, ऑल्दो ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार, ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें जहां एरर चूज करना है आपको वो है ऑप्शन नंबर, यहां पे रखेंगे 2 में कर दीजिए, नो मैटर वो तो सही है, हाउ हार्ड, क्योंकि हार्ड की जगह हमें चेंज करनी है, हाउ हार्ड ही ट्राइज, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए, सही हो गया सेंटेंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, द न्यूज रिपोर्टेड दैट द पुलिस हैव कैच्ड। देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, कैच का मतलब हो गया पकड़ लेना, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया इसका, कॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, कॉट। देखिए ये जो वर्ब्स की फॉर्म्स हैं ये आपको याद कर लेना चाहिए, और इसके लिए कोई बहुत महंगी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो, गांव के पढ़े हो, शहर के पढ़े हो, चाहे जहां से पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ के 9th और 10th की जो ग्रामर की किताब आपकी हिंदी मीडियम में चलती है, कोई भी हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, उनमें वर्ब्स के फॉर्म्स होंगे, 300, 350 या 250 दिए होंगे, उन्हें याद कर लीजिए, वही फॉर्म्स घूम फिर करके आपके सामने आएंगे। तो फॉर्म ही गलत है तो कॉट होना चाहिए, तो कहाँ पे है, द पुलिस हैव कॉट होना चाहिए, कॉट किधर दिया है, तीसरे में दिया है, द पुलिस हैव कॉट द गिल्टी, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 29 तक हो क्या गया आपका, क्वेश्चन 15 हो गया। अब हम आते हैं अगले पे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसे देखिए, प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं 16 और 17, आप ट्राई कीजिए इसे। देखिए है क्या, whoever, पहले मैं लिख दूं इसे, प्रोनाउन है, इसे कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, whoever, और भी है क्या क्या यहां पे, वॉट एवर एंड विच एवर, वॉट एवर, विच एवर, ठीक है। और जो वेन एवर है, क्या वेन है या वेयर है, वेयर एवर, वेयर एवर, ये तो खैर एडवर्ब है, और इसका नाम है, दिख रहा है आपको, और इधर लिख सकता हूं मैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। सिर्फ हु होता तो रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट नहीं, विच होता तो रिलेटिव प्रोनाउन।
अब इनका नाम हो गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पूरा जो बन गया। अब यहां पे क्या बना, हु एवर का मतलब होता है एनीवन हु, इसका मतलब हो गया एनीथिंग दैट, इसका मतलब हो गया एनीथिंग विच, यही है ना, बस पहचान लीजिए। यहां जब हम बात करेंगे तो पर्सन की बात होगी, तो जगह की बात हो गई या थिंग्स की बात हो गई, चॉइस के लिए यूज करना होगा तो ये करेंगे। अब इसमें क्या है, वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग प्रोसेस में अगर किसी ने पार्ट लिया तो वो तो पर्सन ही होगा, यानी जो कोई भी हॉल में प्रेजेंट था उसने वोटिंग प्रोसेस में पार्ट लिया, हिस्सा लिया, यानी कि वोट दिया, यानी बनेगा क्या इसमें, हु एवर। चलिए आगे देखिए। न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। अभी देखिए रीच को जो है पैसिव बनाया है, उसे पैसिव मत बनाइए, इज को हटा दीजिए। न्यूज ऑफ द कैलेमिटी रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। अब आप सोचेंगे कि नेक्स्ट डे लिखा है तो रीच कैसे हो गया। भाई अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हैं तो बोल सकते हैं ना कि ये जो कैलेमिटी जो आई थी, जो प्रॉब्लम आई थी, जो आपदा आई थी, वो खबर उनके परिवार वालों तक अगले दिन पहुंची, यानी कोई बात बीत चुकी है तब भी सही है। अगर आप ऐसे बनाना चाहें, न्यूज ऑफ द कैलेमिटी विल रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन पहुंचेगा तो भी सही हो जाएगा। तो आपको जो मना है वो बना लीजिए, बस पैसिव वहां से हटा दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द चिल्ड्रंस क्रिकेट बॉल हिट देयर नेबर्स विंडो। यानी कि जो बच्चे खेल रहे थे उनके जो क्रिकेट की बॉल थे, बचपन में आप लोग भी खेले होंगे कि जरूर किसी ने किसी के खिड़की में गई होगी। अगर दोनों साइड घर बने हुए हैं, रोड बीच में खेलना है, किसी के बागीचे में चला गया तो बॉल मिलता नहीं थे, आंटी की रिक्वेस्ट की, आंटी जी प्लीज़ दे दीजिए, अगली बार नहीं खेलेंगे लेकिन फिर खेलते थे। आप खेलना चाहिए, बचपन का वही मजा भी है। लेकिन अगर किसी के खिड़की का ग्लास टूट गया तो सॉरी भी बोलना चाहिए, वहां गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब देखिए मतलब जिसका टूटा है वो तो गुस्सा करेगा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। द चिल्ड्रंस क्रिकेट बॉल हिट देयर नेबर्स विंडो। बच्चों की जो क्रिकेट बॉल थी उसने उनके नेबर के जो विंडो थी उससे हिट की एंड इट ब्रोक। इट क्या हो गया, विंडो कांच की बनी होगी, टूट गई। टूट गई तो इट के साथ ब्रोक सेकंड फॉर्म तो सही है, लेकिन बाकी भी तो चेक कर लेते हैं भाई सही है कि नहीं। अगर आपने बोला दूसरा तो इट इज ब्रोक, तो इस के साथ क्या हो गया आपका ब्रोक। ब्रोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो बन नहीं सकता इज एम आर के साथ, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कट गया। इट ब्रोकन, अब ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। अगर वो थर्ड फॉर्म है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आएगी नहीं, तो वो भी हट गया। इट वॉज ब्रेकिंग और बच गया आपका नो इंप्रूवमेंट है। नो इंप्रूवमेंट बोला तो आपने बोला कि नो इंप्रूवमेंट में मतलब कि इट ब्रोक ही रहने दिया जाए, इट वॉज ब्रेकिंग। मान लीजिए कि एक खिड़की है, ये जो बोर्ड है ना यही खिड़की है, कोई क्रिकेट की बॉल जब आके इस पर टकराएगी तो जो विंडो को ब्रेक होने का काम है वो इनकम्प्लीट होगा कि टूट जाएगा एकाएक। ये विंडो अगर है, खुद खोपड़ी यूज करिए, बॉल आई यहां टकराई तो तुरंत ब्रेक होगा ना, यानी कि जो ब्रेक होने वाला काम है वो एक सडन एक्टिविटी है या क्विक एक्टिविटी है। क्विक मतलब एकाएक हो जाता है। जो एकाएक होते हैं उनको इनडेफिनिट टेंसेस में लिखे जाते हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते। इस वजह से इट वॉज ब्रेकिंग यहां पर गलत हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए, इट ब्रोक, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, नो इंप्रूवमेंट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 19, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस सेट। आवर कुक puts too many salt in the food. Salt is an uncountable noun and as we all know, पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है, प्रैक्टिस वीडियो में ही, कि many हम यूज करते हैं तब when we are going to refer to a countable noun. A countable noun that is more than one. But here we are talking about salt. A salt is an uncountable noun and with an uncountable noun we don't use many, we use much instead. तो देखिए much किस में दिया है वो देखिए, पहले वो तो गलत हो ही गया। अच्छा तीनों में much दिया है, तो पुट्स की जगह पे अब आप सोचेंगे कि दूसरा लगा दे पुटिंग टू मच, तो पुटिंग टू मच गलत हो जाएगा, क्योंकि पुटिंग लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो बनेगा पार्टिसिपल, बट वी नीड अ वर्ब, तो होना तो पुट ही चाहिए। अब पुट्स दिया हुआ है आवर कुक की जगह पे, अब दिया हुआ है टू मच एंड वेरी मच। टू मच वेरी मच दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे हम चूज करेंगे, तो वहां पे टू मेनी वाला फ्रेज था, इसलिए टू मच वाले फ्रेज को ही चूज करेंगे। तो जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका पुट्स टू मच। अब टू मच की अगर बात की गई तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं आज बोर्ड पे लिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा। देखिए रीजन इसका ये है कि जो सीपीओ एसआई
2018 का जो मेंस का पेपर है दिख ही रहे हैं आप, इसमें बहुत लिखने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखना होता तो उसे मैं लिखता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसे, तो जो समझाने योग्य चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस का बैच भी है। यूजिंग सीड्स फॉर ग्रो, देखिए फॉर एक प्रेपोजिशन है और ग्रो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपने वर्ब यूज किया तो वो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म लगाइए, तो फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं है, सब गलत हो गया, यानी एक भी नहीं है। अब जो बचा उसी में से उठाना है। यूजिंग सीड्स इज एन एक्सेप्शनली गुड वे ऑफ गार्डनिंग। एक्सेप्शनली गुड वे यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है, सिर्फ इतना ही है, यूजिंग सीड्स, सीड्स को यूज करना इज एन एक्सेप्शनली गुड वे ऑफ गार्डनिंग। तो यानी कि एक्सेप्शनली गुड वे है, वो एकदम बिल्कुल अलग तरीका है गार्डनिंग का। तो जो बीच में लिखा हुआ है फॉर ग्रो मोर प्लांट्स, ये व्हाई का आंसर दे रहा है। अब व्हाई के आंसर को हम इन्फिनेटिव से दिखा सकते हैं, यानी टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, यूजिंग सीड्स व्हाई टू ग्रो मोर प्लांट्स। टू ग्रो मोर प्लांट्स कहीं पे दिया है इसमें, टू ग्रो मोर प्लांट्स, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए, प्रैक्टिस में इतने क्वेश्चंस थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि कोरोना पीरियड में आप घर पे बैठे मस्ती करें, पढ़ाई ना करें और सही समय के आने का वेट करें, पहला। ठीक है, दूसरा कि आप समय को सदुपयोग करें, समय का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। तो बेनिफिट लेने का मतलब कि जब तक अभी ग्रुप में कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, मतलब जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ग्रुप बने हुए बहुत बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कब चलेंगी। देखिए ऑफलाइन क्लासेस कब चलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ने ये आदेश दे भी दिया कि चलिए अब आप कोचिंग वगैरह या स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुल गए हैं, तो उम्मीद कम ही है कि आप शहर में आ पाएँ। पेरेंट्स नहीं भेजेंगे आपको, और आप भी संकोच कर रहे हैं करीब 1-2 महीना। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सही समय के आने का वेट करिए, या फिर ये ऑनलाइन टीचिंग में कर रहा हूँ इसको पढ़िए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखिए। जब हम ऑफलाइन आएंगे तो हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो इस समय को यूज़ करिए। देखिए इसी कोरोना टाइम में मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, या तो मैं सब कुछ यहाँ से बंद करता, जाके घर बैठ गया होता मस्त, पूरा जनवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है, करीब 5.5 महीने हो गए हैं, आराम करता टहलता, मैं भी कर सकता था। और दूसरा तरीका ये कि इसी लॉकडाउन पीरियड में मैंने स्टूडियो रेडी करवा लिया ताकि अपना काम चलता रहे। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सजेशंस दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस, आपके फीडबैक, आपके कमेंट ही मेरे मोटिवेशन है, क्योंकि हम भी 6 महीने से तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो इसे पढ़िए, आप ही लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखिए और देख करके जो नया कॉन्सेप्ट लगे उसके नोट्स बनाइए और उसको लिख लीजिए एक जगह। चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। जो इस लॉकडाउन के पीरियड को बर्बाद कर देगा वो पीछे हो जाएगा, और जो इसमें अपने स्टडीज़ को या कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, सारे पैरामीटर को फॉलो करके, जो भी आपके ये सोशल डिस्टेंसिंग वाले नॉर्म्स हैं, वो आगे जाएगा। नॉर्मल जो आराम करेगा उसको कम फायदा होगा, लेकिन जो इसी में कुछ ना कुछ कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है, उसको डबल फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।